यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे कह रहा है कि अ फनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ खाली स्थान ऑफ अ कोन एंड अ खाली स्थान। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फनल है जो किस चीज़ से बना होता है, उसका कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है। तो यहाँ पे देखिए आप फनल का पिक्चर, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो ऊपर वाला शेप है ये फ्रस्टम के शेप का होता है, और ये जो नीचे वाला जो शेप आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल होता है। आ रहा बस समझ में। फनल में जो ऊपर वाला जो होता है वो फ्रस्टम होता है और नीचे वाला सिलेंड्रिकल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ फनल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एडेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए खाली स्थान एंड ए। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है और उसके एक एडेज को शार्पेंड कर दिया, मतलब छील दिया गया, तो फिर जो सॉलिड बना उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं। जैसे एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, इसके एक एडेज को देखिए शार्पेंड कर दिया, तो ये जो नया सॉलिड बना तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो इसके कॉम्बिनेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिलेंडर है, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं कोन है, तो इसमें सिलेंडर और कोन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ खाली स्थान एंड अ खाली स्थान। यहाँ पे देखिए सुराही के बारे में बोला है कि सुराही है जो किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देखिए सुराही का पिक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो सुराही में ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्फीयर रहेगा, ठीक है, ये स्फीयर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्फीयर और सिलेंडर का। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कि अ प्लम्ब लाइन, जिसको साहुल भी बोला जाता है। देखिए अगर साहुल आप नहीं देखें, घर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, मिस्त्री वगैरह इसको रखेगा। तो आप गूगल पे सर्च करिए साहुल, तो वहाँ पे इमेज आपको दिखा देगा कैसा होता है। तो कह रहा है कि ए साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ खाली स्थान एंड अ खाली स्थान। कह रहा है कि साहुल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए साहुल का पिक्चर कुछ इसी तरीके से रहेगा। आप गूगल में भी सर्च करिएगा तो कुछ ऐसा ही दिखाएगा। तो इसका जो एक पोर्शन होता है वो कोन के शेप का, ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो हेमिस्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा हेमिस्फीयर और कोन का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे हो जाएगा एंड अ कोन। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द शेप ऑफ अ ग्लास, यहाँ पे कौन ग्लास का बात हुआ है, तो टम्बलर, ठीक है, इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ। तो कह रहा है कि ये जो टम्बलर ग्लास होता है तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए ये जो टम्बलर ग्लास होगा वो इस तरीके का ही होता है। यहाँ पे नीचे में भी सर्कुलर बेस रहता है और ऊपर में भी सर्कुलर बेस रहेगा। तो आप खुद सोचिए ये कैसा शेप है। आपको अगर याद आ रहा होगा तो ये फ्रस्टम जैसा आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रस्टम के शेप का। तो यहाँ पे हो जाएगा इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये कोन के फ्रस्टम के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ खाली स्थान एंड अ खाली स्थान। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि गिल्ली डंडा गेम में जो गिल्ली का शेप होता है, गिल्ली डंडा का जो शेप होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए अगर आप गिल्ली डंडा गेम खेले होंगे तो उसमें एक डंडा रहेगा, और डंडा का शेप कैसा होगा, सिलेंडर के शेप का होगा। और जो गिल्ली होता है छोटा सा, तो इसका भी जो शेप होता है वो सिलेंडर का ही शेप का होता है। आ रहा बात समझ में। तो इसमें गिल्ली डंडा गेम में ये जो डंडा होता है इसका भी शेप सिलेंडर का ही होता है, ये जो गिल्ली होता है इसका भी शेप सिलेंडर ही होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह सिलेंडर भराएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज़ द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ खाली स्थान एंड खाली स्थान। कह रहा है कि जो शटल कॉक होता है जिसको बैडमिंटन खेलने में यूज किया जाता है, तो इसका जो शेप होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए शटल कॉक को, तो यहाँ पे आप कॉक को देखे होंगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो इस तरीके से होगा फ्रस्टम के शेप का, और नीचे हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा आपको। आप कॉक को देखिएगा ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसमें दो शेप होता है, एक फ्रस्टम और एक नीचे में हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्रस्टम एंड अ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड देन द कोन दैट इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ दैट प्लेन इज रिमूव्ड। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कोन को कट किया गया है एक प्लेन के द्वारा बेस के पैरेलल, और जो कोन बना उस कोन को वहाँ से रिमूव कर लिया गया है। जैसे प्लेन के एक तरफ जो कोन बनेगा ना उस कोन को रिमूव कर लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे ये कोन है और बोला कि इस बेस के पैरेलल एक कोन को कट किया गया है, तो देखिए एक प्लेन के द्वारा कट किया गया, तो प्लेन से कुछ ऐसा कट होता है। ये हो गया आपका प्लेन और इस प्लेन से इसको कट किया गया यहाँ से, तो जब यहाँ से ये कटेगा ना तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कट होगा। तो यहाँ पे बोला कि प्लेन के एक तरफ जो कोन बन रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो कोन बन रहा है छोटा वाला, तो बोला कि इसको हटा लिया गया है। तो जब इसको आप हटा लीजिएगा काट के, तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा। जब ऊपर वाले पोर्शन को आप हटा लीजिएगा तो यही ना नीचे वाला आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है कि द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। तो कहा कि प्लेन के एक तरफ जो कोन था उसको हटा लिया, तो प्लेन के दूसरे तरफ जो भी ये जो न्यू पार्ट बच रहा है वो कौन सा पार्ट है। ये देखिए प्लेन के ऊपर वाला जो पार्ट था कोन उसको हटा लिया, तो प्लेन के नीचे वाला जो पार्ट है वो यही वाला शेप है ना। तो ये शेप कैसा आपको दिख रहा है, ये फ्रस्टम ही है ना, ये फ्रस्टम ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड अ फ्रस्टम। और आपको बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर ज्वाइंट इनटू इंड। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, और उसका साइड है ए और उसको इंड टू इंड ज्वाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए ये आपको दो आइडेंटिकल क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे दोनों का साइड है ए, यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे दोनों का साइड है ए। अब बोला कि दोनों को इंड टू इंड ज्वाइन किया गया, मतलब ये वाला फेस आपको दिख रहा है इंड वाला, ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस, ये वाला देखिए ये दोनों फेस को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। तो कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज, तो दोनों को ज्वाइन करने पे जो क्यूबाइड बनेगा तो उस क्यूबाइड का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे अगर आपको ज्वाइन करने नहीं आता है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आपके सामने ज्वाइन करके इसको दिखाएंगे। जैसे ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, पहले आप एक क्यूब को ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम एक क्यूब को ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी ड्रा कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसके बाद आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे आपको 4 वर्टेक्स दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे 2 वर्टेक्स आगे में है ये दोनों और 2 वर्टेक्स पीछे में है, ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 2 वर्टेक्स आगे में है और 2 वर्टेक्स पीछे में है। तो आप क्या करिए कि यहाँ से 2 गो लाइन ड्रा करिए, इतना ही बड़ा, जैसे ये लाइन का जितना लेंथ है ना उतना ही लेंथ का आप 2 लाइन ड्रा करिएगा ये दोनों वर्टेक्स से। और यहाँ पे जो 2 वर्टेक्स आपको दिख रहा है पीछे में, इसके पीछे में 2 गो है ना ये दोनों, तो यहाँ से भी 2 लाइन ड्रा करिए, ऐसे थोड़ा छोटा रहना चाहिए।
और जाहिर सी बात है इससे छोटा ही रहेगा, काहे कि लेंथवा तो इतना ही रहेगा लाइन का ना। तो यहाँ से आप ड्रा करें तो ये इससे तो छोटा ही रहेगा ना। तो इस तरीके से 2 लाइन ड्रा करिएगा और यहाँ पे इसको मिला दीजिए और इधर इसको मिला दीजिए इस तरीके से। आ रहा बात समझ में क्या किए यहाँ पे? दोनों वर्टाइस से 2 आगे वाला वर्टाइस से था और 2 पीछे वाला वर्टाइस से था। तो आगे वाला से भी 2 लाइन ड्रा किए और पीछे वाला से भी 2 लाइन ड्रा किए और दोनों लाइन को पैरेलल ज्वाइन कर दिए यहाँ पे स्ट्रेट में। और इसके बाद इसको मिलाइए कॉर्नर को, यहाँ पे देखिए हो गया ज्वाइन। और यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे दोनों फेस आके मिल गया है। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला साइड था ए और ये वाला भी साइड था ए। तो यहाँ पे इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 2a। अच्छा, इसका ब्रेथ तो वही रहेगा ना, ब्रेथ तो ए ही रहेगा, इसका हाइट भी ए ही रहेगा। काहे कि ब्रेथ और हाइट में कैसे चेंजिंग आएगा, खाली लेंथवा बढ़ जाएगा। काहे कि ब्रेथवा तो इसका भी ए है, तो ब्रेथ तो ए ही रहेगा ना और हाइट भी ए ही रहेगा, खाली लेंथ a + a 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंथ हो गया 2a, ब्रेथ तो ए ही रहेगा और इसका हाइट भी ए ही रहेगा। तो हमसे बोला कि इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + LH। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 × LB। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2a × a प्लस फिर अब BH, तो यहाँ पे हो जाएगा a × a। फिर है LH, तो यहाँ पे 2a × a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a × a। तो यहाँ पे हो गया 2 × इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2a² + a² + 2a²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 5a² और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10a²। तो यही आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि a spherical steel ball of radius small r is melted to make 8 new identical balls। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक स्फेरिकल स्टील बॉल है, इसका रेडियस है स्मॉल r, फिर बोला कि इसको मेल्ट करके 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये मान लीजिए ये एक स्फेरिकल स्टील बॉल है और यहाँ पे इसका रेडियस है स्मॉल r। फिर बोला इस बॉल को मेल्ट करके छोटा छोटा बॉल बनाया है और कुल कितना बॉल बनाया है, तो टोटल 8 बॉल बनाया है इस तरीके से। यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर लीजिए आगे। और यहाँ पे सारा बॉल जो बना है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, तो जब एक जैसा है तो सबका रेडियस सेम रहेगा। तो यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं r1, तो सारा का रेडियस हो जाएगा r1। तो इसके बाद देखिए तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल इज। तो यहाँ पे जो नया बॉल आप बनाएं तो बताइए कि सारे बॉल का रेडियस क्या होगा, मतलब प्रत्येक बॉल का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए r1 का वैल्यू आपको निकालना है मेन रूप से। तो जैसे यहाँ पे एक स्टील का बॉल था और इसको मेल्ट करके आप छोटा छोटा 8 बॉल बना लिए हैं, तो इस बॉल का वॉल्यूम और ये जो 8 आइडेंटिकल बॉल बना उसका वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर वॉल्यूम ऑफ स्टील बॉल इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 8 बॉल बना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे न्यू बॉल लिख दीजिए, न्यू बॉल्स। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ और यहाँ पे हो जाएगा 8 × 4/3 पाई और यहाँ पे रेडियस r1 है तो यहाँ पे हो जाएगा r1 पे पावर 3। 4/3 पाई से कटेगा 4/3 पाई, तो यहाँ पे हो गया r³ = 8 × r1 पे पावर 3। अब देखिए आपको r1 का वैल्यू निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको उलट के लिखिए 8 r1 पे पावर 3 = r³, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ से R1 पे पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो R पे पावर 3/8। तो यहाँ से हो जाएगा R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब को इधर भेजिए तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा R पे पावर 3/8। तो यहाँ देखिए R पे पावर 3 से एक R बाहर आएगा और 8 से 2 बाहर आएगा, यानी R1 का वैल्यू आ जाएगा R/2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ कि R कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे R पे पावर 3 है मतलब R इंटू आर इंटू आर, और 3 से 1 बाहर आएगा और नीचे में 8 को आप लिखिएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 से 1 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो गया R/2। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ अ सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग द सेम बेस रेडियस एंड हाइट दैट ऑफ द कोन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक सॉलिड कोन है और उसका बेस रेडियस स्मॉल r है और उसका हाइट स्मॉल h है। अब बोला कि उसको एक सॉलिड सिलेंडर पे प्लेस किया गया मतलब रखा गया है, और सिलेंडर का भी बेस रेडियस और हाइट सेम है कोन जैसा ही। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये एक कोन है और यहाँ पे बोला कि इसका बेस रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h, और इसको रखा गया एक सिलेंडर पे जो कि आप साफ साफ देख रहे हैं, और बोला कि इस सिलेंडर का भी बेस रेडियस इसी के इक्वल है, कोन के इक्वल है, तो इसका भी रेडियस स्मॉल r हो गया और इसका भी जो हाइट है वो स्मॉल h ही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला था कि सिलेंडर का भी बेस रेडियस और हाइट सेम है कोन के जैसा ही। तो कोन का हाइट h था तो इसका भी हाइट h हो गया, कोन का रेडियस स्मॉल r तो इसका भी रेडियस स्मॉल r हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज। तो कह रहा है कि ये जो सॉलिड बना है तो इस सॉलिड का कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है CSA ऑफ सॉलिड, तो CSA ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस CSA ऑफ कोन। यहाँ पे आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है तो आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो यहाँ से बताइए CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और CSA ऑफ कोन होता है πRL। यहाँ पे आप πr कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस l। अब यहाँ पे आपको l का भी वैल्यू चाहिए स्लैंट हाइट, तो यहाँ पे निकाल लीजिए AOB, यहाँ पे 90 बनेगा। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल AOB में यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने l है जो कि हाइपोटेनस का काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L² इक्वल टू H² प्लस R²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को भेजिए उस तरफ, तो L इक्वल टू हो जाएगा √H² प्लस R², यही होगा L का वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करिए L के जगह, तो ये हो जाएगा πr इंटू 2h प्लस और L के जगह हो जाएगा √H² प्लस R², यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए। यहाँ पे देखिए बुक में क्यूबाइड का लिखा, उसको आप काट के क्यूबिकल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सॉलिड बॉल है जो एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर पूरी तरीके से फिट हो गया है, और यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स का जो साइड है वो ए है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके साइड का लेंथ ए है, और बोला कि इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक सॉलिड बॉल है जो एग्जैक्टली फिट है। एग्जैक्टली फिट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली फिट का मतलब, जैसे पहले हम बॉल ड्रा कर लेते हैं। ये जो बॉल होता है वो स्फीयर के शेप का होता है, तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ये कुछ ऐसा ही ड्रा होगा। और यहाँ पे बोला था कि ये जो बॉल है वो इसके अंदर एग्जैक्टली फिट है, तो एग्जैक्टली फिट का मतलब हुआ ना कि ये जो बॉल का जो सरफेस है ना, बॉल का जो सरफेस है
वो इस क्यूब के, ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसको चारों तरफ टच करेगा, इस तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ इसको टच करेगा। तो यही हुआ एग्जैक्टली फिट का मतलब। तो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज, तो बताइए कि इस बॉल का वॉल्यूम क्या होगा। तो जब आपको पता चल ही गया कि ये जो बॉल का सरफेस है वो क्यूब के फेस को क्या करा, टच करा, यानी ये वाला और ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये दोनों तरफ टच हो रहा है। तो जब टच हो रहा है तो ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, जितना ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों लाइन के बीच का जितना डिस्टेंस है वही ना ये वाला भी डिस्टेंस हुआ होगा, काहे कि ये दोनों तरफ इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हुआ होगा वो इस लाइन के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसके एडेज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर डायमीटर ऑफ बॉल, बॉल लिखिए या स्फेयर लिखिए, ये हो जाएगा ए। यहाँ पे एडेज ए है तो इसका डायमीटर भी हो जाएगा ए। तो यहाँ से इसका रेडियस बताइए, तो रेडियस हो जाएगा a/2। हमसे बोला था इस बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, तो निकालिए वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr/क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, पाई की जगह पाई रहने दीजिए और रेडियस है a/2, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 पे पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए a पे पावर 3 तो ये हो गया a³ और 2 पे पावर 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 4 से कटेगा 2 बार में, तो ऊपर में हो गया पाई इंटू a³ पाई a³ और नीचे में 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो यही हो जाएगा बॉल का वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ सोलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h इज प्लेस्ड ओवर अदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h, और उसको प्लेस किया गया है एक दूसरे सिलेंडर के ऊपर, और उस सिलेंडर का भी हाइट और रेडियस सेम है उसी के जैसा। जैसे यहाँ पे आप फिगर में समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में जो रेड वाला आप सिलेंडर देख रहे हैं ना, तो यही है सोलिड सिलेंडर जिसका रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h। अब बोला कि इस सोलिड सिलेंडर को एक दूसरे सिलेंडर पे प्लेस किया गया, मतलब रखा गया है, और यहाँ पे ये भी बोला कि ये जो दूसरा सिलेंडर है उसका भी रेडियस और हाइट सेम है इसी के जैसा। तो यहाँ पे इसका भी रेडियस हो जाएगा स्मॉल r, इसका भी हाइट हो जाएगा स्मॉल h। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पे देखिए जो शेप बना इस शेप का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है TSA, तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो सिलेंडर बन रहा है, तो यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे बताइए, पहले ब्लैक वाला का बताइएगा, ब्लैक वाला का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRh, और यहाँ पे बताइए रेड वाला का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये भी हो जाएगा 2πRh। तो ये तो पूरा निकल गया, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में भी आपको एक सर्कुलर बेस दिख रहा है और नीचे में भी आपको एक सर्कुलर बेस दिख रहा है, और यहाँ पे दोनों का तो रेडियस स्मॉल r ही है, तो इसका भी एरिया होगा πr² और इसका भी एरिया होगा πr²। तो दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr², यही होगा ना। और यहाँ पे ये वाला जो सर्कल आपको बीच में दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सर्कल जो फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये आपको CSA दिखेगा दोनों का, और ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस दिखेगा और नीचे वाला सर्कुलर बेस दिखेगा, बस इतना ही दिखेगा। तो इसी का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2πRh प्लस 2πRh ये हो जाएगा 4πRh प्लस 2πr²। यहाँ पे ले लीजिए कॉमन 2πr, तो यहाँ पे बचेगा 2h और यहाँ पे बचेगा r। तो यही इसका आएगा टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ इक्वल बेस रेडियस स्मॉल r सेंटीमीटर
आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसेज। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है और यहाँ पे दोनों के बेस का रेडियस है स्मॉल r सेंटीमीटर, और कहा कि दोनों को बेस के अलोंग स्टक किया गया। स्टक का मतलब ज्वाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे समझिए ये दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है और बोला कि दोनों का रेडियस स्मॉल r है, और बोला कि दोनों को बेस के अलोंग स्टक किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जब बेस के अलोंग इसको स्टक किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही बनेगा ना। जैसे ये दोनों को आप बेस के अलोंग ऐड कर दीजिएगा, मतलब ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये एक स्फीयर बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो दोनों को स्टक करने के बाद जो नया वाला जो कॉम्बिनेशन बना, तो इस शेप का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये स्फीयर बनाना, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि व्हेन बी ज्वाइन टू आइडेंटिकल solid hemisphere then new solid is a sphere। तो यहाँ पे हो जाएगा सो TSA ऑफ स्फीयर। यहाँ पे न्यू सॉलिड का TSA ही पूछा था ना, तो यहाँ पे TSA ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr² सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर r1 एंड r2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक फ्रस्टम है और इसके जो सर्कुलर यहाँ पे जो इंड है ना, ये जो इंड है सर्कुलर इंड, और यहाँ पे सर्कुलर इंड का रेडियस दे रखा है, एक है r1 और एक है r2। तो इस तरीके से आप डिनोट कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि एंड इफ h सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, और इस फ्रस्टम का जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है h सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऑफ द कोन इन, यहाँ पे ऑफ द फ्रस्टम। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लिखने में ही कुछ छूट गया है। यहाँ पे हो जाएगा इसके पहले द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ पे होगा द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। हाँ अब देखिए सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर क्यूब इज। तो बताइए कि इस कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। यहाँ पे आपसे इस फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछा है, रेडियस r1 r2 है और हाइट h है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे बताइए इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना, ये हो जाएगा 1/3 पाई। यहाँ पे रेडियस है r1 और r2, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, फिर दोनों को इंटू कर दीजिए, तो r1 इंटू r2 और इंटू h, यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ A1 एंड A2 डिनोट एरियाज ऑफ सर्कुलर बेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कह रहा है कि A1 और A2 है जो कि फ्रस्टम के सर्कुलर बेस के एरिया को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे एक फ्रस्टम है और इसका सर्कुलर बेस ये वाला, ये छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ पे जो सर्कुलर बेस का जो एरिया है, तो एक का एरिया A1 दिया है और दूसरे का एरिया A2 दिया है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिएगा इसके रेडियस को आप मान लीजिए स्मॉल r और इसके रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R। इसके बाद देखिएगा एंड h इज द इट्स हाइट, और बोला है कि इस फ्रस्टम का जो हाइट है वो है h। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका हाइट। तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज, तो बताइए कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में।
यहाँ पे सर्कुलर बेस का एरिया, एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 दे रखा है। हाइट इसका स्मॉल h है, तो यहाँ पे हम रेडियस को स्मॉल r मान लिए हैं और यहाँ पे कैपिटल R मान लिए हैं। तो बोल रहा है कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम निकालने से पहले आपको स्मॉल r और कैपिटल R दोनों का वैल्यू पता करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r का वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो जिस तरह देखिए, ये वाला सर्कल का एरिया दे रखा है A1 और यहाँ पे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू A1। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में आ जाएगा A1 अपॉन पाई। ये हो गया R1 का वैल्यू, सॉरी स्मॉल r का वैल्यू। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आइए इस तरफ, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू A2। यहाँ पे इसका एरिया A2 है ना, तो यहाँ पे A2 हो गया। तो यहाँ से बताइए कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन पाई। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 अपॉन पाई। तो ये हो गया स्मॉल r का वैल्यू और ये हो गया कैपिटल R का वैल्यू। हमसे बोला था कि इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फार्मूला बताइए। तो यहाँ पे फार्मूला होता है 1/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h। तो यहाँ पे आएगा 1/3 पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिएगा। तो कैपिटल R का वैल्यू है अंडर रूट A2 अपॉन पाई, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर प्लस फिर स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे देखिए अंडर रूट A1 अपॉन पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट A1 अपॉन पाई का होल स्क्वायर। फिर है कैपिटल R इंटू स्मॉल r, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A2 अपॉन पाई इंटू अंडर रूट A1 अपॉन पाई। इसके बाद इंटू में h है, तो यहाँ पे h आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A2 अपॉन पाई प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A1 अपॉन पाई प्लस यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये रूटवा तो खत्म हो जाएगा ना। जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 रहता है तो क्या होता है, ये रूट खत्म होकर यहाँ पे 2 आ जाता है, यही आता है ना। जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 रहता है तो क्या होगा, रूट दोनों खत्म होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, दोनों तो रूट के अंदर सेम ही है ना, तो जब सेम ही है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A2 अपॉन, अच्छा यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे अंदर में डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट A2 इंटू A1 और नीचे में पाई इंटू पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होगा इंटू h। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1/3 पाई और यहाँ पे A2 अपॉन पाई प्लस A1 अपॉन पाई, और यहाँ पे देखिए A2 इंटू A1, ये तो रूट में ही रहेगा ऊपर में क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और नीचे में पाई स्क्वायर से पाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाहर आ गया इंटू h। अब आपको लेना है LCM, तो यहाँ पे ले लीजिए LCM, तो LCM आएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस A1 प्लस अंडर रूट A2 इंटू A1 और यहाँ पे इंटू में h। अब देखिए पाई से पाई कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1/3 A2 प्लस A1 प्लस अंडर रूट
A2 × A1 और इंटू H, तो यही आएगा इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर R1 एंड R2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोन के फ्रस्टम के एंड का जो रेडियस है वो दे रखा है R1 और R2। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ H सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, उस फ्रस्टम का जो हाइट है वो है H सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि देन द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट इज। तो बताइए कि उस कोन का हाइट क्या होगा जिसका फ्रस्टम जो कि एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक कोन है और बोला कि जो फ्रस्टम है वो इसी कोन का एक पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फ्रस्टम दिख रहा है, तो ये जो फ्रस्टम है वो इसी जो बड़ा वाला कोन है इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि इस कोन का हाइट क्या होगा, ये पूरा बड़ा वाला कोन का। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करिए और इसको भी ज्वाइन करिए। यहाँ पे नाम दे देते हैं A O B C और D। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, करा कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर R1 एंड R2। करा कि कोन के फ्रस्टम के एंड का जो रेडियस है वो है R1 और R2। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रस्टम यही वाला है ना, ये जो आप शेप देख रहे हैं, तो इसका एंड एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडियस ये वाला और एक रेडियस ये वाला। तो बोला कि इसका रेडियस R1 और R2 है, तो इसको मान लेते हैं R1, तो ये वाला हो जाएगा R2। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि इसको हम R1 नहीं मान सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया। यहाँ पे इसको कंडीशन देना चाहिए था कि R1 ग्रेटर देन R2, ये कंडीशन नहीं दिया है, शायद ये छूट गया होगा। यहाँ पे R1 का वैल्यू है जो R2 से बड़ा है। जैसे अगर इसको आप R2 मान लीजिएगा तो इसको R1 मानना पड़ेगा, तब आंसर आपका कुछ और आ जाएगा जो कि बुक में दे रहा है। तो यहाँ पे R1 इसी को मानिए और R2 इसी को मानिए। यहाँ पे कंडीशन देना चाहिए था, कंडीशन शायद छूट गया होगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ H सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, और फ्रस्टम का जो हाइट है वो है H सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रस्टम का हाइट यही वाला है ना, OC, इसका लेंथ है H सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमसे बोला कि देन द हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट इज। तो बताइए कि उस कोन का हाइट क्या होगा जिसका फ्रस्टम एक पार्ट है। तो फ्रस्टम कौन सा कोन का पार्ट है, ये पूरा बड़ा वाला कोन का। तो यहाँ पे आपसे पूरा बड़ा वाला कोन का ही हाइट पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि ये जो पूरा बड़ा वाला जो कोन है इसका जो हाइट है वो कैपिटल H है, ये आप लेट कर लीजिए। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लेट हाइट ऑफ कोन इज कैपिटल H। यहाँ पे ये लेट कर लिए हैं, ये पूरा जो बड़ा वाला कोन है उसका हाइट है कैपिटल H। तो यहाँ से बताइएगा AO, ये जो छोटा वाला कोन है ना इसका हाइट क्या हो जाएगा। तब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल H और यहाँ से लेके यहाँ तक है स्मॉल h। तब पूरा कैपिटल H में से अगर आप स्मॉल h को माइनस कर लीजिए तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल AOB और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ACD। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल ACD, और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल ACD। ये सिमिलर कैसे होता है, तो AA सिमिलरिटी से। यहाँ पे देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे जो एंगल A है वो दोनों ट्रायंगल के लिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए भी और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी, तो एंगल A कॉमन हो गया। और बाकी यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री यहाँ पे है छोटे वाले ट्रायंगल का और एक 90 डिग्री यहाँ पे है बड़े वाले ट्रायंगल का, तो ये 90-90 दोनों का इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल AA से सिमिलर हो जाता है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ इक्वल। तो यहाँ पे देखिएगा
तो AO का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC होगा और इसका रेशियो हो जाएगा AO बाई AC। इसके बाद OB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD होगा, इसका रेशियो हो जाएगा OB बाई CD। फिर AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD होगा, इसका रेशियो हो जाएगा AB बाई AD। इस तरीके से अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा AO का वैल्यू कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो यहाँ पे होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। फिर है AC, तो यहाँ पे देखिएगा AC ये पूरा, तो पूरा AC का वैल्यू कितना आप माने, कैपिटल H है ना, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल H। यहाँ पे ध्यान दीजिए OB बाई CD, तो यहाँ पे देखिए OB का वैल्यू R2 और CD का वैल्यू R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R1। और यहाँ पे देखिएगा AB बाई AD, तो यहाँ पे देखिए ना तो आपको AB का वैल्यू पता है ना ही आपको AD का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे तो कुछ पुट ही नहीं होगा, तो बस इतना ही रहेगा। अब आपको निकालना है कैपिटल H का वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे R1 को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे इसको हम लिख देते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू R1, और यहाँ पे हो जाएगा H इंटू R2। यहाँ पे R1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल H इंटू R1 माइनस स्मॉल h इंटू R1 इक्वल टू कैपिटल H इंटू R2। अब ये माइनस R इंटू H1 है, सॉरी H इंटू R1 है, तो इसको उस तरफ भेजिए और इसको इस तरफ लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल H R1, और इसको इधर लाइए तो ये माइनस में हो जाएगा कैपिटल H R2। यहाँ पे इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा H R1 प्लस में, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। यहाँ से आप कैपिटल H ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे होगा R1 माइनस R2 इक्वल टू स्मॉल h R1। यहाँ से आपको कैपिटल H का वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H R1 बाई R1 माइनस R2, तो यही होगा कैपिटल H का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर R1 एंड R2। देखिए कह रहा है कि एक कोन के फ्रस्टम के एंड का जो रेडियस है वो R1 और R2 है। फिर कह रहा है कि इफ L इज द स्लाइंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, और उस फ्रस्टम का जो स्लाइंट हाइट है वो L है, तो कह रहा है कि देन द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस स्लाइंट हाइट बताइए उस कोन का जिसका फ्रस्टम है जो कि एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, ये सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, वहाँ पे हाइट पूछा था कोन का और यहाँ पे कोन का स्लाइंट हाइट पूछा है। जैसे देखिए ये कोन मान लीजिए और बोला कि इस कोन का फ्रस्टम एक पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रहेगा। यहाँ पे देखिए ये फ्रस्टम आपको दिख रहा है, तो ये फ्रस्टम है जो ये पूरा बड़ा वाला कोन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मिलाइए, यहाँ पे नाम दे देते हैं A O B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। यहाँ पे देखिए एक और फिर से पढ़िए, कह रहा है कि द रेडी ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर R1 एंड R2। कह रहा है कि फ्रस्टम के एंड का जो रेडियस है वो है R1 और R2। तो यहाँ पे देखिए फ्रस्टम का एंड यही वाला है ना, एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, तो एक रेडियस ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो बोला कि R1 और R2 है, तो इसको मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगा R2। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि इफ अ स्मॉल l इज द स्लाइंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, और कह रहा है कि फ्रस्टम का जो स्लाइंट हाइट है वो है स्मॉल l। तो यहाँ पे देखिए फ्रस्टम यही वाला है ना, नीचे वाला पोर्शन, इसका स्लाइंट हाइट ये वाला है, ये देखिए इसका वैल्यू दे रखा स्मॉल l। तो कह रहा है कि देन द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच फ्रस्टम इज पार्ट इज। तो कह रहा है कि इस कोन का स्लाइंट हाइट बताइए, ये पूरा बड़ा वाला कोन का जिसका फ्रस्टम क्या है एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमसे ये पूरा बड़ा वाला कोन का स्लाइंट हाइट पूछा है,
तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो बड़ा वाला कोन का स्लैंट हाइट है वो है कैपिटल एल, इस तरीके से। तो यहाँ पे बताइए इसका ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल एल और यहाँ से लेके यहाँ तक है स्मॉल एल, तो पूरा कैपिटल एल में से स्मॉल एल को माइनस कर लीजिए तो ये वाला निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये वाला हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू एल, यहाँ पे कैपिटल एल। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला कोन है इसका स्लैंट हाइट हम मान लिए हैं कैपिटल एल। अब देखिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे ना वैसे ही आपको करना होगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए सी डी, और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। तो यहाँ पे इसको लिखिए, हेयर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी का। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए ओ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी, इसका रेशियो हो जाएगा ए ओ बाई ए सी। फिर ओ बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी डी, इसका रेशियो हो जाएगा ओ बी बाई सी डी। फिर ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डी, इसका रेशियो हो जाएगा ए बी बाई ए डी, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, तो देखिएगा ए ओ का वैल्यू आपको पता है नहीं ना, और ए सी का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ पुट ही नहीं होगा, यहाँ पे रह जाएगा ए ओ बाई ए सी। इसके बाद देखिए ओ बी बाई सी डी है, तो ओ बी का वैल्यू है R2 और सी डी का वैल्यू है R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R1। इसके बाद ए बी और ए डी, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी का वैल्यू है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और नीचे में ए डी है, तो यहाँ पे देखिएगा ए डी ये पूरा, तो ए डी का वैल्यू कितना है कैपिटल एल है ना, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल एल। अब आप ये दोनों को आपस में इक्वल करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और यहाँ पे इसको करिए तो ये हो जाएगा LR2। तो यहाँ पे R1 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LR1 माइनस स्मॉल LR1 इक्वल टू LR2। यहाँ पे इसको इधर लाइए और ये माइनस वाला को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे LR1 है, ये LR2 को इधर लाइए तो ये निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू, और ये माइनस वाला को उस तरफ भेजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LR1। यहाँ से हम L ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू LR1। तो यहाँ से L का वैल्यू निकालिए, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा LR1 अपॉन R1 माइनस R2। तो यही होगा कैपिटल L का वैल्यू, यानी बड़ा वाला कोन का स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए करा कि द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड अपवर्ड एट द बॉटम एज शोन इन फॉलोइंग फिगर इज। यहाँ पे देखिए नीचे जो फिगर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका कैपेसिटी क्या होगा, और यहाँ पे इसके बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को लगा दिया। यहाँ पे देखिए, तो जब आप यहाँ पे हेमिस्फेरिकल पोर्शन लगा दिए तो इसमें जो भी वाटर आएगा वो यहीं तक आएगा ना, ये वाला देखिए, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन के नीचे तो जाएगा नहीं, यहीं तक इसमें वाटर आएगा। तो बोला कि इस ग्लास का कैपेसिटी बताइए, तो ग्लास की कैपेसिटी का मतलब इसमें जितना वाटर आएगा उस वाटर का वॉल्यूम बताना है। तो देखिए इस वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तब पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो इसका वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, ये देखिए जो वाटर है उसका, तो
तो यहाँ पे वही काम आपको करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला इसका कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रेडियस को मान लीजिए स्मॉल r और इसके हाइट को मान लीजिए स्मॉल h। तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr² h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। यहाँ से कॉमन ले लीजिए πr², तो यहाँ पे बचेगा h माइनस 2/3 r। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो πr² और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे होगा 3h माइनस 2r। तो यहाँ पे देखिए इसको आप अरेंज करके सिर्फ लिखिए, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं πr²/3 इंटू 3h माइनस 2r, इस तरीके से। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई, या फिर इसको ऐसे लिखिए π/3 इंटू 3h माइनस 2r, और ये जो r² मल्टीप्लाई में तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो सारा सेम चीज़ें आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तब भी सही है, ये तो हम सिर्फ आंसर मिलाने के लिए ऐसे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिएगा, करा कि इफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर is put into a cylindrical cup full of water of radius 5 cm and height 6 cm। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक मार्बल है और मार्बल का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसको पुट किया गया है कहाँ पे, तो एक सिलेंड्रिकल कप में, और जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो है 5 और इसका हाइट है 6। जैसे यहाँ पे देखिएगा फिगर में, ये एक सिलेंड्रिकल कप है और बोला कि ये पानी से पूरा भरा हुआ है, और इसमें एक मार्बल को डाला गया है, मार्बल का रेडियस है 2.1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सिलेंडर का भी रेडियस है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट ऑफ द कप इज। तो जैसे देखिए जब मार्बल को आप इसमें डालिएगा तो कुछ पानी तो इससे बाहर गिरेगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला ही था कि ये जो कप है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। तो जब ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है और आप इसमें एक मार्बल को डाल दिए, तो जैसे ही आप इसमें मार्बल को डालिएगा तो इससे कुछ पानी तो बाहर गिरेगा। तो यही बोला कि जितना पानी बाहर गिरा उस पानी का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो देखिए आपको तो पता ही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप वाटर में डुबाते हैं तो वो कितना पानी को बाहर गिराएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को बाहर गिरा देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, यहाँ पे मार्बल को इसमें डाला तो इस मार्बल का जितना कैपेसिटी होगा यानी इसका जितना वॉल्यूम होगा ये अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को बाहर गिरा देगा। तो कितना पानी बाहर गिरा, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल। और आपको बात समझ में, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जितना पानी बाहर गिरा तो उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेगा, तो उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि इस स्फीयर का जितना कैपेसिटी है ये अपने कैपेसिटी के इक्वल ही पानी बाहर गिराएगा ना। तो उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम का इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ की है, यहाँ पे हो गया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 πr³। यहाँ पे देखिएगा इसका रेडियस है स्फीयर का 2.1, यहाँ से हटाइए डेसिमल तो यहाँ पे आएगा 10। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई के जगह 22/7 और रेडियस है 21/10। तो यहाँ पे आएगा 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10।
यहाँ पे देखिए 7 इंटू 3 21, 21 से कटेगा 21, तो ऊपर में हो गया 22 इंटू 4 88, और यहाँ पे 21 इंटू 21 ये हो जाएगा 441, और नीचे में आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 38808, और नीचे में तो 1000 है। अब यहाँ पे डेसिमल बैठाइए, जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आएगा 38 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 38.808, तो यहाँ पे हो जाएगा 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। यही आएगा उस वाटर का वॉल्यूम जो कि बाहर गिरा है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 सॉलिड क्यूब्स हैव अ फेस डायगोनल ऑफ 4√2 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे कह रहा है कि 3 सॉलिड क्यूब है और यहाँ पे तीनों का जो फेस डायगोनल है वो दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर। तीनों का फेस डायगोनल है 4√2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि 3 अदर सॉलिड क्यूब्स हैव अ फेस डायगोनल ऑफ 8√2 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि 3 और सॉलिड क्यूब है और उसका जो फेस डायगोनल है वो दे रखा है 8√2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऑल द क्यूब्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूब। और यहाँ पे जो आप देखें 3 क्यूब्स यहाँ पे और फिर 3 और क्यूब्स है, तो टोटल जो 6 क्यूब है सारा को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है। तो कह रहा है कि द साइड ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड इज ऑफ लेंथ। तो ये जो नया वाला सिंगल क्यूब बना उस क्यूब के साइड का लेंथ बताइए कितना आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम 3 सॉलिड क्यूब बनाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बोला था कि तीनों का जो फेस डायगोनल है वो है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेयर फेस डायगोनल ऑफ ईच क्यूब। प्रत्येक क्यूब का जो फेस डायगोनल है वो दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि फेस डायगोनल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना क्यूब में, ये जो फेस, ये जो आगे वाला पार्ट को क्या करते हैं, फेस ही कहते हैं ना। अब क्यूब में टोटल कितना फेस होता है, क्यूब में टोटल 6 फेस होता है, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक उधर। तो क्यूब में टोटल 6 फेस होता है। और ये जो फेस का जो आप शेप देखते हैं, ये फेस कैसा शेप का होता है, ये स्क्वायर के शेप का होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये फेस जो होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है। और इसी का डायगोनल दे रखा है, इसी फेस का डायगोनल दे रखा है 4√2। तो ये जो फेस का डायगोनल दे रखा है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये जो डायगोनल दे रखा है वो स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है। जैसे फेस डायगोनल का मतलब क्या हुआ कि क्यूब के फेस का डायगोनल है 4√2, और आपको पता है कि इसका जो फेस का जो शेप है वो स्क्वायर के शेप का होता है। तो ये स्क्वायर का ही डायगोनल है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे पहले लिखिए, एंड वी नो डैट, यहाँ पे हो जाएगा द फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। हम लोग को पता है कि जो क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। पहले बताइए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसके फेस का डायगोनल है 4√2 सेंटीमीटर, और आपको पता चल गया कि इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल होगा वो स्क्वायर का ही डायगोनल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 4√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है। तो इसके फेस को आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया 4√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप बताइए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड इक्वल टू हो जाएगा 4√2। यहाँ पे देखिए √2 से कटेगा √2, तो यहाँ से साइड का लेंथ आ जाएगा 4।
सेंटीमीटर। तो यहाँ से सारे क्यूब के साइड का लेंथ 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्यूब का जो फेस डायगोनल था वो 4√2 ही था। तो यहाँ पे तीनों क्यूब का साइड आ गया 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि 3 और सॉलिड क्यूब है, और यहाँ पे तीनों सॉलिड क्यूब का जो फेस डायगोनल है वो दे रखा है 8√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 क्यूब को और हम ड्रा कर लिए हैं, जिसका बोला था कि फेस डायगोनल है 8√2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेयर फेस डायगोनल ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। और आगे भी वही चीज़ होगा, एंड वी नो डैट द फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर। और क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो अभी पहले वाला ही काम हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड इक्वल टू हो जाएगा 8√2। यहाँ पे √2 से √2 कटेगा, तो यहाँ से साइड का वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों क्यूब के साइड का लेंथ आएगा 8। तो इस तरीके से आप क्यूब के साइड का लेंथ निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे 2 केस हुआ। फर्स्ट केस में तीनों क्यूब के साइड का लेंथ आया 4, और सेकंड केस में तीनों क्यूब के साइड का लेंथ आया है 8। और क्वेश्चन में क्या बोला था इसके बाद, तो यहाँ पे बोला था कि ऑल द क्यूब्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। ये सारे क्यूब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्यूब यहाँ पे है और 3 क्यूब यहाँ पे है, और ये टोटल जो 6 क्यूब है इसको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है। तो देखिए यहाँ पे इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V1, तो इसका ही वॉल्यूम हो जाएगा V1, इसका ही वॉल्यूम हो जाएगा V1, क्योंकि तीनों का तो वॉल्यूम सेम ही आएगा, क्योंकि तीनों का एडेज सेम है। और इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इसके वॉल्यूम को मान लीजिए V2, तो इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा V2, इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा V2, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें तो तीनों का एडेज क्या है, सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम आएगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा था कि ऑल द क्यूब्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, यानी सारे क्यूब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 क्यूब था, तो यहाँ पे 6 क्यूब को हम ड्रा कर लिए हैं, और इसको मेल्ट करके यहाँ पे एक सिंगल क्यूब बनाया है बड़ा सा। और यहाँ पे 3 क्यूब का वॉल्यूम था V1, और यहाँ पे 3 क्यूब का वॉल्यूम था V2, जो कि यहाँ पे हम शो कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये 6 क्यूब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया है, तो ये 6 वो क्यूब का वॉल्यूम और ये सिंगल क्यूब का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतना बात तो क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे जो सिंगल क्यूब है इसके एडेज का लेंथ मान लीजिए A, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट साइड ऑफ सिंगल क्यूब इक्वल टू A सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ये 6 क्यूब का वॉल्यूम और ये सिंगल क्यूब का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा V1 प्लस V1 प्लस V1, और फिर जो अगला 3 क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 प्लस V2 प्लस V2। और ये 6 वो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस क्यूब के वॉल्यूम का, और इसका साइड है A, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो V1 प्लस V1 प्लस V1 इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 3V1 प्लस 3V2 इक्वल टू A क्यूब। तो यहाँ से 3 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा V1 प्लस V2 इक्वल टू A क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पे V1 का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे इसका साइड है 4 अब वॉल्यूम होता है साइड पे पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे पावर 3। अब फिर यहाँ पे देखिएगा ये V2 वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे साइड है 8 और वॉल्यूम होता है साइड पे पावर 3, तो 8 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8⁻³ इक्वल टू AQ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4⁻³ तो यहाँ पे आएगा 64 और 8⁻³ तो यहाँ पे आएगा 512 इक्वल टू AQ। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे आएगा 576 इक्वल टू AQ। तो यहाँ पे देखिएगा AQ इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 1728। तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल टू, यहाँ से क्यूब को उधर भेजिए तो क्यूब इधर आएगा तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 1728। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाएगा 1728 का क्यूब रूट होता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये 12 कैसे होगा, तो यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा और 3 का पेयर लगाना होगा। ये चीज़ आपको हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले मतलब पीछे क्वेश्चन में भी ये चीज़ आया था, शायद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो यहाँ वहाँ पे भी आपको हम करके दिखाए थे। तो ये काम आप खुद कर लीजिए, यहाँ पे 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और 3 का पेयर लगा लीजिएगा तो 12 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ABCD। फिगर में देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है जो एक स्क्वायर ABCD के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है वो अंदर में ड्रा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला सर्कल का बात हुआ, ये जो छोटा वाला सर्कल आप देख रहे हैं ये स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD के अंदर में इंस्क्राइब्ड है, मतलब ड्रा हुआ है। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद देखिए, एंड द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल, और कह रहा है कि जो स्क्वायर है वो एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब स्क्वायर के चारों ओर एक सर्कल ड्रा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर है ABCD और यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर के चारों ओर ये बड़ा वाला सर्कल जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर के चारों ओर ही ड्रा हुआ है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि एंड द स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल, और जो स्क्वायर है वो एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी स्क्वायर के चारों ओर एक सर्कल ड्रा हुआ है बड़ा वाला। तो यहाँ पे आप देखें कि जो छोटा वाला सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर है और जो बड़ा वाला सर्कल है वो स्क्वायर के बाहर है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज अ स्मॉल r सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस है स्मॉल r, तो कह रहा है कि देन एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो बताइए कि ये साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जैसे बोला कि ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है स्मॉल r, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कहीं पे आप सेंटर मान लीजिए तो यहाँ पे इसको मिलाइए, तो ये वाला हो जाएगा स्मॉल r और इधर इसको मिलाइएगा तो ये वाला भी हो जाएगा स्मॉल r। इतना तो बात क्लियर है। और यहाँ पे आप O मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा 2r, ये पूरा 2r होगा ना, ये पूरा हो जाएगा 2r यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ जो AD का वैल्यू है, जो स्क्वायर का साइड है AD, तो AD इक्वल नहीं हो जाएगा 2r का, क्योंकि देखिए ये जो सर्कल है वो इसको टच ही कर रहा है ना, दोनों तरफ तो इसको टच ही कर रहा है। ये छोटा वाला सर्कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो 2r है वो AD के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हेयर डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, diameter of a smaller circle is equal to the side of the square। स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के इक्वल है, जो कि आप फिगर में साफ साफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सो AD इक्वल टू 2r, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जैसे आप एक चीज़ पढ़े हैं कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को ड्रा किया जाता है
ठीक है। अगर किसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को ड्रा किया जाता है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर पर बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को ड्रा किया गया है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर पर ही बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और स्क्वायर का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं ए बी सी डी, ये बड़ा वाला सर्कल के अंदर में ही ड्रा हुआ है ना। ये जो स्क्वायर ए बी सी डी है वो बड़ा वाला सर्कल के अंदर में ही ड्रा हुआ है, तो यहाँ पे यही वाला चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर का डायगोनल है यहाँ पे मिलाइए इसको, एक डायगोनल है बी डी और एक डायगोनल है ए सी। तो ये दोनों जो डायगोनल है वो सर्कल के सेंटर पर ही बाइसेक्ट करेगा, और स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे 90 90 बन जाएगा। और इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे O है, तो ये जो ओ बी देख रहे हैं, ओ बी या फिर ओ ए या फिर ओ डी या फिर ओ सी, ये बड़ा वाला सर्कल के रेडियस का काम करेगा? नहीं करेगा। ये जो ओ बी है वो क्या है? बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है। ओ ए ये भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, ओ डी ये भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, और ओ सी ये भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है। इसको आप मान लीजिए कैपिटल आर, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट इफ अ स्क्वायर is inscribed in a circle, then their diagonal are bisect at the center of circle। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर किसी स्क्वायर को सर्कल के अंदर ड्रा किया गया है या इंस्क्राइब्ड किया गया है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ निकाल लीजिए, ये पूरा बी डी का, ठीक है। और स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ निकल जाएगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, काहे कि दोनों तो आपस में इक्वल है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा और वही कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा, काहे कि दोनों तो कैपिटल आर ही है ना, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। तो यहाँ पे पहले आप डायगोनल का लेंथ निकाल लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, यहाँ पे निकालिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। फार्मूला को याद रखिएगा तो कैलकुलेशन आसानी होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड। और देखिए स्क्वायर का साइड कितना था, यहाँ पे हम नोट किए थे ना, 2r है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2r। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखें कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये बी डी ही है ना, यहाँ पे हम बी डी पुट कर देते हैं, बी डी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2r। अब यहाँ पे देखिए, अगर बी डी का वैल्यू आप निकालिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2r। तो यहाँ पे 2 से कटेगा 2, तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपको कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लेना है। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि कैपिटल आर का वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हमसे बोला था कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो अगर आप साइडेड रीजन को ध्यान से देखिए तो ये एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको सेगमेंट दिखेगा। नहीं तो देखिए ये वाला रेडियस हो जाएगा और ये कॉर्ड का काम करेगा, ये जो ए बी आप देख रहे हैं, तो ये सेगमेंट ही होगा ना। कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड हो गया और ये वाला आर्क हो गया। तो कॉर्ड और आर्क से जो घिरा हुआ रीजन होता है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं।
तो ये सिगमेंट ही है और इसके लिए जो रेडियस होगा ये कैपिटल आर है। तो यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री ये वाला, और रेडियस ये वाला होगा जो कैपिटल आर है। तो यहाँ पे निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा, सिगमेंट का एरिया वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस की जगह कैपिटल आर आएगा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है ना, अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप याद करिए, सिगमेंट का फार्मूला यही था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और रेडियस की जगह कैपिटल आर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू 90 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए √2r है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2r का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी कैपिटल आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी पुट करिए, तो √2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे 90 कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर 2 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी देखिए √2 का स्क्वायर 2 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे काटिए इसको, 2 से ये कटेगा 2 बार में, और यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया पाई आर स्क्वायर, नीचे में 2, और इस तरह बच गया आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में देखिए ना, ऊपर में आर स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा पाई माइनस 2 और नीचे में 2, तो इसको अपने लिख सकते हैं r²/2 इंटू पाई माइनस 2, और अगर इसको आप अरेंज करना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई माइनस 2, और r² यहाँ पे इंटू में है तो इसको इधर लिख दीजिए इंटू में, तो यहीं इसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन व्हिच कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूब है और उसके साइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और बोला कि उस क्यूब से एक ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन को कट किया गया है, तो उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक क्यूब है और यहाँ पे इसके साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ भी हो जाएगा 4, ब्रेथ भी हो जाएगा 4, और इसका हाइट भी हो जाएगा 4, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कहा कि इस क्यूब से एक ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन को काटा है, तो कैसे कटेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन है, यानी बड़ा से बड़ा आपको काटना है, तो ये वाला हो जाएगा इसका बेस, ये कोन का, और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से ही कट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो इस कोन का जो रेडियस होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला इसका डायमीटर हो जाएगा, तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसके साइड के इक्वल ही होगा ना, तो ये पूरा 4 हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसका जो हाइट होगा, ये वाला देखिए, ये जो इसका हाइट होगा कोन का वो कितना होगा, तो ये जो एडेज आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यही एडेज के इक्वल ये वाला हाइट होगा ना, काहे कि जो कोन काटा गया है तो इसी क्यूब से ना ये इससे ऊपर थोड़े निकल जाएगा। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं जो आपको ऊपर निकला हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कोन से ऊपर थोड़े निकल जाएगा, सॉरी क्यूब से ऊपर नहीं ना निकलेगा, ये क्यूब के पैरेलल में ही रहेगा, तो इसका जो हाइट होगा ना वो इस एडेज के इक्वल ही रहेगा। तो एडेज है 4, तो इसका भी हाइट भी होगा 4। इस चीज़ को आप इमेजिन करने का प्रयास करिए, इमेजिन करिएगा तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा।
तो इसका डायमीटर 4 हो जाएगा एडेज के इक्वल, और इस कोन का हाइट होगा वो भी इसके एडेज के इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर डायमीटर ऑफ कोन, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, डेट मीन्स 2 सेंटीमीटर। और कोन के हाइट भी लिख लीजिए, हाइट ऑफ कोन ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पहले बताइए कि ये दोनों में आपको कोई दिक्कत ना हो, डायमीटर में और कोन के हाइट में। और इसके बाद देखिए हमसे बोला था इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई, और यहाँ पे देखिएगा रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और हाइट इसका 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 4 × 4 16, और 16 × पाई 16 पाई, और नीचे में 3 है तो 3। तो इस कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 16 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज 20√42 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो है 20√42 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे बुक में 24 लिख दिया है, तो इसको आप सुधार के 20 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो है 20√42 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसको नोट करिए, इसका वॉल्यूम दे रखा है 20√42 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 5√2 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ का वैल्यू दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि ब्रेथ एंड हाइट आर इन द रेशियो √3/7, और बोला कि इस क्यूबाइड के ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है वो है √3/7, यानी यहाँ पे हो जाएगा B/H इक्वल टू √3/7। तो यहाँ पे कह रहा है कि द हाइट ऑफ द क्यूबाइड इज, तो बताइए कि क्यूबाइड का हाइट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे रेशियो ब्रेथ और हाइट का दे रखा है, तो इसको आप मान लीजिए x के टर्म में, तो ये वाला हो जाएगा √3x और रेशियो √7x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा था तो हम रेशियो को मान लिए हैं x के टर्म में। अब देखिए क्यूबाइड का वॉल्यूम दे रखा है ना, तो जब वॉल्यूम दे रखा है तो आपको वॉल्यूम से ही चलना है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है 20√42, और यहाँ पे बताइए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H इक्वल टू हो जाएगा 20√42। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो L का वैल्यू है 5√2, तो यहाँ पे हो गया 5√2। इसके बाद देखिएगा B का वैल्यू है √3x, तो यहाँ पे B की जगह हो जाएगा √3x, और H का वैल्यू है √7x, तो यहाँ पे H की जगह होगा √7x इक्वल टू 20√42। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और रूट वाला सबको एक साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 3 6, और 6 × 7 42, तो ये 42 रूट में रहेगा, और x × x स्क्वायर इक्वल टू 20√42 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे काटिए, √42 से कटेगा √42, और 5 से ये कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे हो गया x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा √4, और 4 का रूट निकालिएगा तो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 2। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा था किसका वैल्यू, हमसे पूछा था हाइट का वैल्यू, और इसका हाइट है √7x, तो यहाँ पे देखिएगा हाइट इक्वल टू हो जाएगा, इसका हाइट दे रखा है √7 × x, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आया 2 आया है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा √7 × 2, यानी 2 √7 सेंटीमीटर।
यहाँ पे आंसर को आप सुधारिएगा, आंसर में 4√7 लिख दिया, उसको आप काट कर 2√7 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे देखिए करा है कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज 5√3 सेंटीमीटर। करा है कि एक क्यूबाइड है और इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का सम दे रखा है 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे दे रखा है L + B + H और तीनों का सम दिया है 5√3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा करा कि एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 3√5 सेंटीमीटर, और इस क्यूबाइड के डायगोनल का जो लेंथ है वो दे रखा है 3√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको भी लिखिए, यहाँ पे दे रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल और इसका वैल्यू है 3√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, तो बताइए कि इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया TSA, TSA इक्वल टू भाट, और TSA का मतलब क्या होता है 2 × LB + BH + LH, इसी का वैल्यू पूछा है, तो इतना इक्वल टू भाट। क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना, जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है तो इसी से पहले आप चलिए। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल ये दे रखा है 3√5। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड के डायगोनल का लेंथ होता है √L² + B² + H² इक्वल टू हो जाएगा 3√5। अब यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा √L² + B² + H², ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा L² + B² + H² इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 और 9 × 5 45। तो यहाँ से L² + B² + H² का वैल्यू आ जाएगा 45। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आपको वैल्यू निकालना है 2 × LB + BH + LH का। तो यहाँ पे अब आपको एक फार्मूला यूज़ करना है A + B + C का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है A² + B² + C² + 2 × AB + BC + AC, यही होता है ना। यहाँ पे आप पढ़े होंगे 2AB + 2BC + 2AC, जब दो कॉमन ले लीजिएगा तो यही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो LBH के टर्म में है, यहाँ पे भी आपको निकालना है LBH के टर्म में ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि इस फार्मूला को लिखना है LBH के टर्म में, तो A की जगह L, B की जगह B और C की जगह H, तो L + B + H का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L² + B² + H² + 2 × एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो LB + BH + LH, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम इस फार्मूला को LBH के टर्म में अरेंज कर दिए हैं, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसके बाद देखिएगा L + B + H, इसका वैल्यू तो दे ही रखा था, यहाँ पे देखिए L + B + H, इसका वैल्यू दे रखा है 5√3, तो इसको यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा L² + B² + H², इसका वैल्यू यहाँ पे आप निकालें ना 45 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तीनों की जगह 45, और ये वाला तो आपको निकालना ही है, TSA आपको निकालना ही है ना, तो यहाँ पे तो यही चीज़ रहेगा 2 × LB + BH +
एल एच। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर 25 और अंदर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 75 इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ पे देखिए 45 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस 45 इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू, यहाँ पे इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 30, तो यहाँ पे इसका एरिया आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा सो टी एस ए ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना इसका टी एस ए है, तो इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी टी एस ए आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।